हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल दाव मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान की कड़ी में अनुच्छेद 18 को समझेंगे। इस अनुच्छेद के संवैधानिक बातों के साथ साथ उन तथ्यों और तर्कों को भी समझेंगे जो इसमें समाहित हैं। साथ ही यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने किन चीज़ों से प्रेरित होकर के इसको रखा और किन चीज़ों से प्रेरित होकर के इसमें कुछ चीज़ों को नहीं रखा। साथ ही आंशिक रूप से उन विवादों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो इससे संबंधित हैं। साथ ही जैसा मैं हर वीडियो में बताते चलता हूँ, बीच बीच में आपको ये भी बताते चलूँगा कि इसमें परीक्षाओं से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ना ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके हेडिंग को। इसका हेडिंग एक नज़र आप देख लीजिए। अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। देखिए, जब परीक्षाओं में आपसे पूछे कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है, तो अनुच्छेद 18। हमारे संविधान में जो समता का अधिकार है, अर्थात ऐसे कुछ चीज़ें समाहित की गई हैं जिसमें समता प्रदर्शित हो, समता दिखे और समाज में समता आए, उसके लिए बहुत सारे अनुच्छेद जो हैं उसमें 18 जो है वो अंतिम है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, हमने हर बार वीडियो भी बनाई है कि 14 से 18 जो है वो समता को वृद्धि के लिए रखी गई है। एक कानूनी प्रावधान जो दोनों के लिए, व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए रखा गया है, वो 14 से 18 में वर्णित है। हमारे देश में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, हालांकि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भी, लेकिन चूंकि हम अभी अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि चर्चा पर चर्चा अपनी ही होनी चाहिए, तो हमारे देश में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है कि लोगों को खास कुल या खास जाति में उत्पन्न होने के आधार पर विशिष्टता प्रदान की गई थी और आज भी लोग उस विशिष्टता को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते रहते हैं। हालांकि संवैधानिक रूप से बिल्कुल निषिद्ध है। तो हमारे उसी स्थिति को, अर्थात जो विशिष्टता थी, उसी स्थिति को अंग्रेजी काल में भी और उससे पहले मुगल काल में भी और उससे पहले हर एक काल में अपनाया गया था। आपने पढ़ा होगा कि कैसे राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगलिया सल्तनत के द्वारा दी गई थी। याद कीजिए, वो उपाधि थी। उसी क्रम को रखते हुए अंग्रेजों ने भी अपने शासन में बहुत सारी उपाधियां लोगों को प्रदान करते थे, जिसमें खान बहादुर, राय बहादुर, अन्य ऐसी और भी उपाधियां जो तरह तरह के क्षेत्रों में तरह तरह से दी जाती थी। ये उपाधि प्राप्त जो लोग होते थे वो माना यह जाता था कि ये अंग्रेजों की चापलूसी किया करते थे। हालांकि ये पूरी तरह से बातें सत्य नहीं हो सकती है, लेकिन अंग्रेज चूंकि उन्हें उपाधि दे रहे थे, तो जब उपाधि सत्ता ने दी है तो जब वो उनकी जवाबदेही किसके प्रति होगी? सत्ता के प्रति ही होगी। तो जब आज़ादी का मूवमेंट अपने देश में चला तो हमारे राजनीतिक जो लोग थे उन्होंने देखा कि भाई इस तरह की चीज़ें यदि रहेगी तो लोग कहीं ना कहीं सत्ता की चटुकारिता करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे और समाज में जो समता मूलक समाज हमें बनाना है उसमें कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न करेगा। याद रखिए, संविधान निर्माताओं की समस्या उन उपाधियों के गलत दुरुपयोग से थी। बात समझ रहे हैं ना? उन उपाधियों के गलत दुरुपयोग से थी जो लोग अपने छाती पर तमगे के रूप में और अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करने के लिए उसका उपयोग कर रहे थे। यदि राज्य इस तरह की उपाधियां प्रदान करेगा अपने मनमाना स्तर से, तो कहीं ना कहीं ये जो समता मूलक समाज बनाने का संविधान का जो लक्ष्य है वो प्रभावित होगा और संविधान निर्माता इसका अंत चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का एक अनुच्छेद रखा जिसमें कहा कि उपाधियों का अंत होगा। अर्थात यदि आपके पास राज्य द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि जो इस अनुच्छेद के तहत वैध है के अलावा कुछ है तो आप यूज नहीं कर सकते हैं और वो अवैध है। हालांकि आपने पढ़ा होगा, आपने विभिन्न मीडिया चैनलों में देखा होगा, विभिन्न अखबारों में पढ़ा होगा कि भाई किसी के बारे में कि वो तो राजनीति के अजात शत्रु, वो तो राजनीति के राम हैं, वो तो राजनीति के चाणक्य हैं, वो राजनीति के क्या कह सकते हैं, कृष्ण हैं, या वो खेल के
ध्यानचंद हैं, इस तरह की उपाधि आपने सुनी होगी, जो मीडिया या बहुधा वर्ग किसी क्या कहते हैं लिखित पढ़ित वर्ग के द्वारा राजनीति, साहित्य या खेल के किसी क्षेत्र के लोग को दे दी जाती है। हम लोग भी थे तो पढ़ते थे तो बोलता जाता था कि अरे ये तो एकदम क्या कहते हैं आर्यभट्ट का बच्चा दिख रहा है। कभी कभी लोग तानसेन का बच्चा भी कहते थे या तानसेन का वंशज भी कहते थे। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह की उपमा जो लोगों को समाज या किसी राजनीतिक नहीं, किसी समाज या किसी मीडिया वर्ग के द्वारा दे दी जाती है, ये एक उपमा जो हास परिहास या किसी विशिष्टता के कारण दी गई है। याद रखिए, ये उपाधि नहीं है। अब किसी को चाणक्य बोला गया तो अपने नाम के आगे चाणक्य नहीं लगा लेंगे, बस समझ रहे हैं। किसी को अजात शत्रु बोला गया तो अपने नाम के आगे वो अजात शत्रु नहीं लगा लेंगे। ये एक उपमा है समाज के द्वारा। अपने जब भारतीय राजनीति, आधुनिक राजनीति को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी ना, तो किसी को लोकमान्य की उपाधि दी गई। तो इस तरह की उपाधियां जो होती हैं समाज के द्वारा दे दी जाती हैं। तो ये कब दी जाती है? जब लोगों को लगता है कि अमुक व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर रहा है। तो इसी विशिष्टता को ध्यान रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कुछ प्रावधान रख दिए। ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने आपको दोनों बातें बताई, राज्य की ओर से और जनमत की ओर से भी। अब संविधान कैसे भी हो, सत्ता में बैठे लोग कैसे भी हो, जनमत का तो ख्याल रखना पड़ेगा। तो किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अति विशिष्ट होते हैं। और याद रखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज के लिए अति विशिष्ट कार्य करते हैं। तो इस विशिष्ट कार्य को विशिष्टता प्रदान देना राज्य का पुनीत कार्य भी होता है। राज्य सीधा सीधा नहीं कह सकता है कि नहीं हम कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं हो सकता। राज्य को विशिष्टता प्रदान की जाती है। मान के चलिए कि हम सब या हमारे देश में या किसी भी देश में सेना के रूप में जो सैनिक होते हैं वो योगदान देते हैं। बहुत सारे सैनिक युद्ध में खेत आते हैं, बहुत सारे सैनिक युद्ध की विकट परिस्थितियों में भी प्रभावित होते हैं। तो क्या उनमें किसी को कुछ न कुछ उपाधियां दी जाती हैं? कुछ को तो भारत में परमवीर चक्र तक दिया जाता है। तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। सैनिक सब है, सब युद्ध ही लड़े, लेकिन कुछ सैनिकों ने अति विशिष्टता का कार्य किया। याद रखिए, अति विशिष्टता के लिए जान देना ही जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे कृत्य किए जो सामान्य से अलग थे, तो सरकारें उस काम सामान्य से अलग कार्य को तवज्जो देती हैं, महत्ता देती हैं। और ये महत्ता गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने विशिष्ट कार्य किया और उनका जो विशिष्ट कार्य था जन सामान्य के लिए और साथ ही पूरे वर्ग के लिए। सैनिक वर्ग है तो सैनिक वर्ग, खेल है तो खेल वर्ग, या राजनीति है तो राजनीति वर्ग, विज्ञान है तो विज्ञान वर्ग के लिए एक अनुकरणीय बात बन जाती है। फिर उनकी बातें किताबों में पढ़ाई जाती हैं। हम बच्चे थे, आप भी बच्चे होंगे, आप भी जब पढ़ते हैं उनकी किताबों को, आप बायोग्राफी पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? उनकी विशिष्टता को सीखने समझने के लिए ही पढ़ते हैं। तो सरकार का भी ये दायित्व होता है कि उनकी विशिष्टता को कुछ न कुछ महत्ता प्रदान करे। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को, अर्थात सरकार के द्वारा दी गई और अपने कर्तव्य और निष्ठा के द्वारा प्राप्त की गई दोनों उपाधियों को समाहित करके अनुच्छेद 18 को बनाया गया। ये इसका मूल बात है। अब देखते हैं इसके पदों को। देखिए, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है तथा 4 प्रावधान है इसमें। कितना प्रावधान है? 4 प्रावधान। देखिए, सीधा सीधा बात है, परीक्षाओं में जब पूछ दे कि उपाधियों का अंत, तो अनुच्छेद 18 इसमें 4 प्रावधान है। 18 का एक कहता है, यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अर्थात सेना और विद्या, यानी कि सेना में जो उपाधि प्रदान की जाती है वो वैलिड है, और विद्या संबंधित कोई जो उपाधि प्रदान की जाती है वो भी वैलिड है। और इन उपाधियों को लोग अपने नाम के आगे पीछे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई विश्वविद्यालय किन्हीं को मानद उपाधि देती है डॉक्टरेट की, तो वैलिड है क्योंकि वो विद्या संबंधित है। अब यहाँ पे कहिए कि मानद है, कोई पढ़ेगा तभी मिलेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं। यदि सरकार को या किसी संस्था को लगता है कि ये व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशिष्ट अनुकरणीय है, तो उसे वो मानद की डिग्री दे सकता है। ये उसके क्षेत्र में आता है। विद्या का मतलब सिर्फ कलम घिसना नहीं होता है। विद्या का मतलब स्किल भी होता है, कौशल भी होता है, अपने कार्य में विशिष्ट रखना। अब समझिए कि किसी बहुत बड़े डिग्रीधारी को पकड़ लाइए जो 10-20 यूनिवर्सिटी से डिग्री पकड़ लिया, और एक तरफ सचिन तेंदुलकर या क्या कहते हैं
MS धोनी या सुनील छेत्री को रख दीजिए, क्या ये अपने क्षेत्र में कम है? याद रखिए, करोड़ों भारतीयों के बीच से निकल के राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे मैं इन लोगों का नाम इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये इन लोगों को नाम को आप जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत विशिष्ट हैं। हो सकता है कोई पेंटिंग बनाने में विशिष्ट हो सकता है वो सिनेमा बनाने में विशिष्ट हो सकता है वो अनपढ़ हो, लेकिन अपने मानवीय भावों मूल्यों को लिखने में विशिष्ट हो, यानी कि लिखने में विशिष्ट हो। कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी डिग्री हो, बिना डिग्री का भी हो सकता है। तो वैसे आदमी को क्या सम्मान नहीं देंगे? देना ही होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने क्षेत्र में विशिष्ट है। हर व्यक्ति हर तरह की क्षमताओं को लेकर धरती पे पैदा होता है। उसके अंदर खेल की क्षमता थी, किसी के अंदर कलम घिसावट की क्षमता थी, किसी के अंदर बैठ के सोचने की क्षमता थी। तो हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होता है। तो इसी को ध्यान रखते हुए रखा गया कि नहीं कि राज्य, सेना या विद्या, यहाँ पे विद्या का मतलब स्किल ध्यान रखेंगे। जब परीक्षाओं में आपसे पूछे कि क्या इनमें से किसी के आधार पर दी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इनके तहत जो मिलेगा वो अपने नाम के आगे पीछे रखते हैं। जैसे कर्नल की उपाधि किसी को मिला, फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई, तो इस तरह की उपाधि राज्य दे सकती है। और विद्या संबंधी जो उपाधि है वो दे सकती है। और विद्या में स्किल संबंधित है, कोई कलम घिसावटी सिर्फ नहीं। दूसरा कहता है कि यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अर्थात सामान्य रूप से कोई भी भारतीय किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्रदान नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राज्य लिखा हुआ। बात समझ रहे हैं? कोई विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर जैसे पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो राज्य नहीं देती है, कोई संस्थाएं देती हैं। यहाँ पे देखिए राज्य लिखा हुआ है। तो परीक्षाओं में जब पूछे तो इसको ध्यान रखेंगे। मैं जब भी पढ़ाता हूँ संविधान को तो लोगों को बोलता हूँ, देखिए शब्द को जरूर ध्यान रखेंगे। अब मेरे पढ़ाने या किसी अन्य टीचर के पढ़ाने से सिर्फ उसको मत समझिए, शब्द को ध्यान रखेंगे। और जब परीक्षाओं में बैठे तो परीक्षाओं में लिखे हुए शब्दों को जरूर ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि वहाँ से टेढ़ा कर दे, कुछ पलट दे, अब आपको समझ में ना आए, अब आपका गलती हो जाएगा। या इंटरव्यू में आप बैठे, वहाँ कुछ अलग पूछ दिया, आप गलत हो गए, गड़बड़ा गए, तो वहाँ पे ध्यान रखें। तो भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, पूरी तरह से निषिद्ध है। लेकिन किससे? राज्य से। 3 कहता है कि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। देखिए 3 कहता है कि कोई विदेशी जो भारत सरकार के अधीन लाभ के पद या विश्वास के पद पे कार्य कर रही है, यानी कि भारत सरकार के साथ कुछ कृत्य को अंजाम दे रही है, कार्य कर रही है, तो राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई पुरस्कार ग्रहण नहीं करेगा। मान के चलिए कोई अमेरिका का, इंग्लैंड का या कहीं का व्यक्ति भारत सरकार के अधीन कोई काम कर रहा है या साथ में कोई काम कर रहा है। अब वहाँ की सरकार चाहती है कि हम उसको कोई पुरस्कार दें, तो राष्ट्रपति के सहमति के बिना वो अपने ही देश का पुरस्कार ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए, हमने इसे गोला लगा दिया। ये क्या लिखा हुआ है? सहमति, अनुमति नहीं। सहमति और अनुमति में अंतर होता है। अनुमति का मतलब एक प्रोसेस हो गया जिसके तहत आपको जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो पुरस्कार का समय प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है देश में कुछ ऐसी परिस्थिति हो जिसमें राष्ट्रपति सामान्य कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए लिखा गया सहमति। सहमति का मतलब हुआ कि आपको जब कुछ मिला कि हाँ हमें पुरस्कार मिलने वाली है, तो आपने राष्ट्रपति के पास लिख के भेज दिया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, हमको ये पुरस्कार मिल रहा है, कृपया हमको सहमति प्रदान की जाए। चूंकि ये सहमति है इसलिए सामान्यतः प्राप्त नहीं हो जाती। यदि अनुमति होती तो फिर राष्ट्रपति के यहाँ जो सारा प्रोसीजर वो फॉलो करना पड़ता। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने अनुमति की जगह सहमति लिख दिया है। ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में आपसे पूछ लेगा कि क्या अनुमति आवश्यक है या सहमति आवश्यक है। ध्यान रखेंगे, सहमति आवश्यक है। चौथा है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ भी सहमति लिखा हुआ। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या कला संस्कृति के जो मंत्री होते हैं उनको कोई विद्यालय, कोई विदेशी विश्वविद्यालय, कोई विदेशी राज्य मानद उपाधि प्रदान करता है। अभी जो प्रधानमंत्री हैं
उन्हें भी प्रदान की गई थी माननीय नरेंद्र मोदी जी को। पिछले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हें भी प्रदान की गई थी। उसके पहले भी बहुत सारे, इंदिरा गांधी थी, उन्हें भी कुछ उपाधि प्रदान की गई थी विदेशी राज के द्वारा। इसके अलावा जब वो अपने क्या कहते हैं सहयोगियों के साथ जब किसी विदेशी यात्रा दौरे पर जाते हैं तो उन्हें कुछ भेंट इत्यादि वगैरह भी दी जाती है। तो क्या होता है, उसके लिए है कि राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बोला कि यह सहमति है, अर्थात जब हम किसी के यहाँ गए और कोई हमें कुछ पुरस्कार दे रहा है तो हम ये नहीं ना कहेंगे कि अरे रुको रुको हमको राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे तब देंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कटसी और व्यवहारिकता के बिल्कुल विरुद्ध है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको समझते हुए लिख दिया कि नहीं, सहमति है, यानी कि राज्य के अधीन का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति से उन सब पुरस्कारों और भेंटों को स्वीकार कर सकता है जो किसी विदेशी राज्य संस्था के द्वारा दी जाती है। ध्यान रखेंगे, देखिए क्या कहता है, किसी विदेशी राज्य या उसके अधीन किसी रूप में, उसके अधीन किसी रूप में मतलब उसके अधीन कोई संस्था वगैरह होगी, उससे भी वो प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे ये 4 चीजें हैं, 4 चीजों में ध्यान दीजिएगा। 18 का एक क्या कहता है कि विद्या और सेना संबंधी पुरस्कार दिए जा सकते हैं। दूसरा है कि सामान्यतः कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तीसरा कहता है कि कोई विदेशी भारत सरकार के साथ काम कर रही है तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। और चौथा कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी राज्य या उसके अधीन किसी भी चीजों से राष्ट्रपति की सहमति के बिना पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा। अब सवाल आपसे बार बार पूछ लेगा, ये चारों को ध्यान रखेंगे। और साथ ही इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि किसी व्यक्ति को जो ऑस्कर वगैरह मिलते हैं, जैसे मैंने पूर्व में भी चर्चा किया, उसके लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करना है, वो अपना पुरस्कार ग्रहण करेगा। यहाँ पे संविधान अनुमति देता है और कहता है कि आप ले सकते हैं बशर्ते राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। याद रखिए कि ये जो पुरस्कार वगैरह मिलते हैं वो सामान्य नागरिक को भी मिलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी को क्या कहते हैं बुकर पुरस्कार मिला, किसी को पुलित्जर पुरस्कार मिला, तो क्या वो सामान्य नागरिक है? याद रखिए वो सामान्य नागरिक है, वो राज्य के अधीन किसी पद पर नहीं, वो सामान्य नागरिक हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अरे यहाँ तो सामान्य नागरिक को विदेशी राज्य से कोई मिलेगा नहीं, तो याद रखिए वो विदेशी राज्य नहीं है। विदेशी राज्य से संबंधित ऐसी कुछ संस्था है जो वैश्विक स्तर पर कुछ चीज़ों को बढ़ावा देती है, तो वो पुरस्कार देंगे तो आदमी जा सकता है। अपने हमारे संविधान में वर्णित भी है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इस स्थिति में वो ले सकते हैं। और लेकिन लेने के लिए उन्हें यही है कि राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। और यहाँ पे सहमति लिखा है, अनुमति नहीं। अनुमति में क्या है? समस्या है, सहमति में कम समस्या है। तो ये था आपका उपाधियों का अंत। अब इससे संबंधित एक साधारण से विवाद को समझ लेते हैं जो बहुधा आपसे प्रश्नों में या कहीं भी पूछा जा सकता है कि क्या भारत सरकार जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और क्या है भारत रत्न जैसे जो पुरस्कार देती है, क्या ये 18(1) का उल्लंघन नहीं करता? ये मामला तभी से शुरू हुआ जब से ये पुरस्कार बंटने प्रारंभ हो गए। कुछ को लगता था कि नहीं, कुछ को लगता था कि हाँ। तो मैंने शुरू में वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि जो संविधान निर्माता थे उनके दिमाग में दोनों चीज़ें थी, एक राज्य की ओर से और एक जनमत की ओर से। राज्य की ओर के कटु अनुभव को उन्होंने देखा था कि किस तरह से खान बहादुर, राय बहादुर, नवाब इत्यादि जो पदधारी लोग थे उनकी निष्ठा कैसी होती थी। और इधर जनमत के चीज़ों को भी उन्होंने देखा था कि जनमत कैसे किसी व्यक्ति या क्या कहते हैं लोग को या राजनीतिक को कैसे उपमा प्रदान करती है। तो सत्ता में बैठे लोगों को दोनों का ध्यान रखना होता है, या संविधान बनाने वाले को दोनों को ध्यान रखना था। तब उन्होंने एक ऐसा मार्ग निकाला कि जहाँ पे बोला कि नहीं ठीक है, राज्य विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले को कुछ उपाधियाँ दे सकती हैं, लेकिन वो पुरस्कार है, उपाधि नहीं। ध्यान रखिएगा कि ये सब जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये उपाधि नहीं है, पुरस्कार है। पुरस्कार और उपाधि में अंतर होता है। उपाधि का मतलब हो गया कि आप नाम के आगे या पीछे लगा सकते हैं। पुरस्कार का मतलब हुआ कि आपने जो कृत्य किए उसके बदले में सरकार की ओर से कुछ दिया गया। अब इसको ऐसे समझिए कि आप किसी वर्ग में पढ़ते हैं, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं वर्ग में, कोई बच्चा साल भर पढ़ा, टॉप किया, तो उसे फर्स्ट मिला। अब वो साल भर अपने नाम के आगे फर्स्ट लगा के तो नहीं रखेगा, वो तो नाम राम कुमार, श्याम कुमार यही रहेगा। कोई सेकंड जो आया वो तो नहीं लिखेगा कि अरुण कुमार सेकंड या सेकंड अरुण कुमार, ऐसा नहीं होता। लेकिन उस क्लास में उसको तवज्जो तो दी जाती है, उसका रोल नंबर 1 होता है, रोल नंबर 2 होता है या नहीं होता? इसी तरह से होता है। तो सरकार भी यही कृत्य को करती है।
कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, किसी भी क्षेत्र में कोई विशिष्ट कार्य करता है तो उसके कृत्य को अनुकरणीय बनाने के लिए पुरस्कार प्रदान करती है, और वो अपने पुरस्कारों को उपाधि के रूप में उपयोग नहीं करेंगे। शुरुआत में क्या था कि लोग उपाधि के रूप में प्रयोग कर रहे थे, और एक कहीं ना कहीं जो अनुच्छेद 14 है उसका उल्लंघन कर रहा था। तो जैसे ही पुरस्कार प्रारंभ हुए, मामला कोर्ट में चला गया। विभिन्न मामलों को होते हुए एक मामला आया था बालाजी राघवन बनाम यूआई मामला, यानी कि बालाजी बनाम भारत संघ मामला। बालाजी बनाम भारत संघ मामला था जो केरल उच्च न्यायालय से उछल के चला आया सुप्रीम कोर्ट तक। ये व्यक्ति जो थे वो अनुच्छेद 226 के तहत चले गए केरल उच्च न्यायालय में और बोले कि भाई ऐसा जो पुरस्कार है वो कहीं न कहीं समता के जो अधिकार है उसको प्रभावित करता है। मामला हाई कोर्ट से चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर 1995, कहीं कहीं 95 और कहीं कहीं 96, अधिकतर जगह जो है वो 96 ही मिलता है, हालांकि फैसला 15 दिसंबर 1995 को दिया था। उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये उपाधि नहीं है, किसी को पद्म भूषण देना, पद्म विभूषण देना या भारत रत्न देना, ये पुरस्कार है और सत्ता के द्वारा यानी कि राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति के विशिष्ट कार्य को क्या कहते हैं वैध किया गया है या अनुकरणीय माना गया है और उसे पुरस्कार दिया गया है। लेकिन कोई भी राज्य या कोई भी संस्था ऐसे चीज़ों को अवैध और मनमाना नहीं दे सकती। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। पहला, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो मामला है ये है कि आप इसे उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि इससे पूर्व भी 1968 में भी नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार ने इसके उपाधियों को रूप में उपयोग को बंद करवाया था, लेकिन लोग हैं मानते नहीं हैं जब तक डंडा नहीं पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप इसका उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरा कि राज्य जो ये प्रदान करेगी इस प्रकार के पुरस्कारों को वो मनमाना नहीं होगी, इसके लिए कुछ एक सिस्टम होना चाहिए। और कालांतर में उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक समिति जो है वही इसका निर्धारण करती है और वही विभिन्न कसौटियों इसको कस करके और फिर पुरस्कार प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, बालाजी राघवन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है इसको ध्यान रखेंगे। पूछ लेगा कभी कभी कि ये किससे संबंधित था, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से संबंधित था या 18(1) से संबंधित। तो ये संक्षेप में हमने बताया, कोई डिटेल में मामला बहुत डिटेल था, संक्षेप में बताया सिर्फ इसलिए कि 18(1) के साथ आप इसको समायोजित कर सकें। मैं फिर से बता दूं कि भारत सरकार जो पुरस्कार प्रदान करती है वो उपाधि के रूप में नहीं, पुरस्कार के रूप में होती है। और इसी मामले में, बालाजी बनाम राघवन मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने लेटर पैड पे अपने नाम के आगे या पीछे खुद से देश रत्न, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पद का उपयोग करता है, यानी कि उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इन पुरस्कारों के नामों का प्रयोग करता है, तो उसे वो पुरस्कार वापस ले लिया जा सकते हैं। अर्थात वही संवैधानिक स्थिति ये है, वैधानिक स्थिति ये है, कानूनी स्थिति ये है कि कोई व्यक्ति इन पुरस्कारों के जो प्राप्त होता है, जिन्हें भी मिले, वो अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं। जैसे 2013 में खेल से प्रथम भारत रत्न पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को मिला, तो वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, अपने लेटर पैड में नहीं लिखेंगे कि मैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप पढ़िएगा तो बहुत सारे लोग जो होते हैं या बहुत सारे लिखने वाले लोग हैं, उन्हें भारत रत्न की उपाधि देते हैं, तो वो लोगों का मामला, उनका नहीं। तो इसी मामले में एससी ने ये साफ साफ निर्णय दे दिया। अर्थात बालाजी राघवन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही। पहला, आप अपने नाम के आगे या पीछे नहीं उपयोग कर सकते। दूसरा, ये जो पुरस्कार दिए जाएंगे इसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए, अर्थात मनमाना नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि ये पुरस्कार हैं, उपाधियां नहीं। और यदि पुरस्कार के रूप में मिल रही है तो सही बात है, सरकारों को इस तरह के चीज़ों को करने का अधिकार है, वो कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो सही में समाज के रूप में, समाज में किसी न किसी रूप में विशिष्ट कार्य करते हैं और सरकार को उनको तवज्जो देना जरूरी भी होता है, ताकि एक राष्ट्र में उनकी सारी चीज़ों, अच्छी बातों को फैलाया जा सके, फैले और लोग जो हैं उनके मामलों को अनुकरण करें। लेकिन एक चीज़ मैं लास्ट में बोलूँगा कि इस तरह के
पुरस्कार जो प्राप्त होते हैं, जिन्हें भी प्राप्त होते हैं, उनका भी ये नैतिक कर्तव्य होता है कि वो इसकी गरिमा को बनाए रख सकें और बनाए रखें। हालांकि जब से मामला आ गया तो यहाँ तो अब कानूनी मामला भी आ गया, तो लोगों ने इसको बना के रखा है। फिर भी ये पुरस्कार आज भी विवाद के साए में रहते हैं। क्यों रहते हैं ये आप भी समझते हैं। और चूंकि ये मानवीय चीज़ है, पुरस्कार हैं, तो पुरस्कार तो रहेंगे ही। आप भी परीक्षा जब देते हैं, हम लोग भी परीक्षा दिए थे, तो कहीं ना कहीं रहता था अरे फलाना आ गया, मेरा भी आना चाहिए था। तो चूंकि ये मामला इस तरह का है तो विवाद रहेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति यही है जो हमने अभी आपको बोला, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और इसमें इतना ही रहता है, परीक्षाओं में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। संवैधानिक किताबों को पढ़ते समय मैं पहले भी बोला हूँ, बीच में भी बोला, अभी भी बोलता हूँ, शब्दों को जरूर ध्यान रखेंगे क्या शब्द लिखा हुआ है। थोड़ा सा शब्द में हेर फेर, भाव और विचार अलग हो जाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।